नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 97। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 29 अक्टूबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पाठ पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये पाठ पुरानी वर्कशीट में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये पाठ पढ़ाया था। ये पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। चलिए इस वर्कशीट को हम कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द जैसे कौन कौन से? उन्होंने, उन्हें, यह, उस, वे, उसने, अपनी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा शब्द कौन से थे? नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे संज्ञा शब्द होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं तो वो शब्द कौन से होते हैं? वो संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन जब इन नाम वाले शब्दों की जगह हम किन्हीं और शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, देखिए जैसे ऊपर इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी किया गया है। तो ये सारे शब्द कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए नीचे भी यही लिखा है कि नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हम पहले इन पर 2 या 3 वर्कशीट कर चुके हैं। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उनको जाकर रिवाइज कर सकते हैं कि संज्ञा कौन से होते हैं और सर्वनाम कौन से होते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न 1 में लिखा है कि पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है हमारे पाठ से ही, ठीक है, राख की रस्सी से। तो इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस फिर जो प्रश्न आने वाले हैं उनको हम करेंगे। ये देखिए, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ये लीजिए, ये पंक्तियाँ हमारी किताब से ही हैं। ठीक है, आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया था। ये देखिए, इधर हमने पढ़ा है कि क्या खरीदने के लिए गया था? 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए गया था अपने पिता के कहने पर। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं ये कि लोनपोगार का बेटा 100 जौ के बोरे खरीदने गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी थी। देखिए इधर लिखा हुआ है कि लोनपोगार ने क्या कहा था कि 100 भेड़ें देते हुए उसने कहा कि शहर जाओ, लेकिन इनको मारना या बेचना नहीं है, और उसके साथ साथ उसे 100 जौ के बोरे भी लाने थे, नहीं तो वो उसे घर में घुसने नहीं देगा। तो ये लोनपोगार की शर्त थी। तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए यह शर्त रखी
कि वह ना तो उन्हें मार सकता है और ना ही उन्हें बेच सकता है। उसे वो सारी भेड़ें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लानी है, नहीं तो उसे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये लोनपोगार की शर्त थी। ठीक है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है कि लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था। ठीक है, तो क्यों दुखी हो गया कि एक तो उसके पिताजी ने शर्त रख दी, ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समस्या का हल कैसे निकाले। तो यही हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, नंबर 3 के आंसर में हम लिखेंगे कि लोनपोगार का बेटा दुखी इसलिए था क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे जिससे वो जौ के बोरे खरीद सके, ठीक है, और ना ही इस समस्या का कोई हल जो उसके पिता ने उसके सामने रखी थी, तो इसलिए वो दुखी था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्रश्न 4 में वो पूछ रहा है कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 सर्वनाम शब्द निकालने हैं इस पैराग्राफ में से। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा शब्द के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए, आइए इनको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तुम। ठीक है, यहाँ पर तुम शब्द है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वो लोनपोगार के बेटे के लिए किया गया है। फिर क्या है? फिर है तुम्हें। ठीक है, वरना तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। किसको नहीं घुसने देंगे? लोनपोगार के बेटे को। तो तुम्हें शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? लोनपोगार के बेटे के लिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है उसके। ठीक है, तो जब वो कह रहा था कि मगर इतने बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, उसके किसके पास नहीं थे? लोनपोगार के बेटे के पास। तो ये उसके जो शब्द है ये भी लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर एक और शब्द है, ये देखिए यहाँ पर वह बहुत दुखी था। कौन दुखी था? लोनपोगार का बेटा। तो ये 4 शब्द हमने निकाल लिए हैं जो लोनपोगार के बेटे के स्थान पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये सारे शब्द कौन से हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। तो इनको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला शब्द है तुम, फिर है तुम्हें, और कौन सा है? उसके, और आखिरी शब्द है वह। तो ये सारे सर्वनाम शब्द यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।